हाय एवरीवन, मेरा नाम उमर खान और आज हम देखने वाले हैं सेंट्रल एशिया के बारे में। लास्ट वीडियो हमने देखा था वर्ल्ड मैप में, जिसमें हमने ओशन और कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने एशिया के बारे में पढ़ा था, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। उसमें हमने मिडिल ईस्ट के कुछ रफली स्टडी की थी हमने कि मिडिल ईस्ट क्या है, किधर है मिडिल ईस्ट में और कौन सी कंट्री मिडिल ईस्ट में आती है। तो इस बार हम देखने वाले हैं सेंट्रल एशिया के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम सेंट्रल एशिया से। तो सेंट्रल एशिया में लगभग 5 कंट्री है, जिसमें पहले कंट्री आती है कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये 5 कंट्री है सेंट्रल एशिया में। इसमें सबसे बड़ी कंट्री वो है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान का एरिया बहुत बड़ा है और इसमें अगर आप देखें तो इसमें 70% एरिया वो रेगिस्तान है। और इसमें अगर ये 1991 में इंडिपेंडेंट हुआ था यूएसएसआर से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, जो आज हम रशिया को जानते हैं। ये रशिया का पुराना नाम था। और उसकी अगर हम देखें इसका नेबर कंट्री, तो सबसे बड़ा तो कजाकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है वो रशिया से। ये जो पूरा एरिया है ये रशिया से शेयर करता है अपना बॉर्डर। उसके साथ साथ ये एरिया है, ये हल्का सा छोटा सा एरिया है, ये मंगोलिया से शेयर करता है। और ये पूरा इतना एरिया ये चाइना से, उसके बाद किर्गिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, और थोड़ा सा एरिया ये तुर्कमेनिस्तान के साथ भी शेयर करता है। कजाकिस्तान का पॉपुलेशन 1.80 करोड़ है पॉपुलेशन। ये 2019 के वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से है। कजाकिस्तान में अगर हम देखें तो यहाँ आपको यहाँ की आबादी और साथ में यहाँ का जो भी यहाँ का रीजन है, यहाँ अगर देखें टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर देखें हम लोग, तो कजाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर लगभग 10-12 महीने में लगभग 10 महीने यहाँ ठंड पड़ती है, जिसमें अगर टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर वो जाता है 20 डिग्री तक, -20 डिग्री, और हाईएस्ट टेम्परेचर अराउंड 30 तक पहुँच जाता है, वो भी समर के टाइम में। तो कजाकिस्तान का अगर हम कैपिटल देखें, अगर आप इसको जूम करके देखें तो यहाँ शायद से आपको दिखेगा। तो यहाँ एक कैपिटल इसका इधर, जिसका नाम है अस्ताना। अस्ताना तो यहाँ का कैपिटल था, वो 2019 तक उसका नाम अस्ताना था। उसके बाद इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया। नूर सुल्तान ये नाम है, ये इसका रीनेम किया शहर का। अस्ताना का नाम बदलकर ने नूर सुल्तान रखा है ये शहर का। और अगर आप ये देख रहे हैं ये है, तो अब देखते हैं हम ये एरिया जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये एरिया दुनिया का कुछ साल पहले ये 3rd या 2nd लार्जेस्ट लेक था, जिसका नाम है आरल सी है ये सॉरी। तो ये क्योंकि 1980 के बाद से यहाँ जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी या सोवियत यूनियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस पानी को यूज़ करके यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ खेती शुरू की कॉटन की, जिससे यहाँ का पानी का लेवल बहुत कम हो गया है। अब ये सिर्फ जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ मैप में, शायद ये मैप भी कुछ बहुत साल पुराना मैप है, तो ये बदल गया, ये अब बहुत कम हो गया यहाँ। उसके बाद आप देख रहे हैं ये है कैप्टन सी। अब मुझे एक सवाल आपसे पूछना है मुझे कि ये कैप्टन सी है या लेक है। मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं हम उज़्बेकिस्तान की। तो उज़्बेकिस्तान इन 5 कंट्री का सबसे ज़्यादा यहाँ आबादी है। यहाँ लगभग 3 करोड़ से कुछ ज़्यादा आबादी है और इसमें मोर देन 95% यहाँ तो पॉपुलेशन वो है मुस्लिम। और अगर हम देखें पूरे ये 5 कंट्री में जो सेंट्रल एशिया की, इसमें 97% यहाँ पॉपुलेशन मुसलमान का है, और जिसमें भी सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी में है। उसके बाद हम इसकी अगर हम देखें कैपिटल, तो इसका नाम है ताशकंद। यहाँ का इसका कैपिटल है ताशकंद। इसमें 2 मशहूर शहर है, एक शहर का नाम है समरकंद और दूसरा है बुखारा। अगर हम हिस्ट्री से थोड़े रिलेटेड है तो आप जानते हैं कि उज़्बेकिस्तान समरकंद जो था कैपिटल, वो तैमूर का कैपिटल था। तैमूर लंग या अमीर तैमूर जिसको बोलते हैं हम लोग।
उसके बाद देखते हैं हम किर्गिस्तान, जो कजाकिस्तान का अगर बोले छोटा भाई समझ सकते हैं आप, क्योंकि ये दोनों के कल्चर सेम है, लैंग्वेज में थोड़ा कुछ ऊपर नीचे ही है और एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं ये लोग। तो ये दोनों का कल्चर भी सेम है। और ये अगर हम देखें तो कजाकिस्तान के बारे में, तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना से और ताजिकिस्तान से, और कुछ और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है ये अपना कजाकिस्तान से। और एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको उज़्बेकिस्तान के बारे में। तो उज़्बेकिस्तान ये लैंड लॉक कंट्री है। अब बोले कैसे है, तो इसका ये है कि ये ऊपर भी लैंड है इसके और नीचे भी लैंड है। जैसे कि अब हम इसका एग्जांपल आप देखें अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान भी डबल लैंड लॉक कंट्री है कि ऊपर से भी ये लैंड है और नीचे से भी इसके पाकिस्तान आता है, तो डबल लैंड लॉक है। तो उज़्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक है। एक कॉमन सवाल है जो हर जी के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, तो हम सब लोग जवाब देते हैं मंगोलिया। असली में इसका जो जवाब है वो है कजाकिस्तान की दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। अब आप लोग उसमें पूछेंगे कि लैंडलॉक कंट्री कैसा हुआ, क्यों ये तो सी से टच करता है। पहली बात ये है कि कैप्शन सी है, इसके नाम में सी लगता है, भाई असली में सी नहीं है, ये एक लेक है। अगर आप गूगल करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा द लेक है वो कैप्शन सी आता है। तो ये कैप्शन सी है क्योंकि लॉक नहीं है, ये लैंड लॉक सी है एक टाइप का, और सी कभी लैंड लॉक सी नहीं होता क्योंकि ओपन सी होता है, जैसे अरेबियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ये सी है बड़े से, तो ये लॉक नहीं होता ये, और ये है लैंड लॉक है। तो ये सी नहीं, ये लेक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लेक है। उसके बाद हम देखते हैं तुर्कमेनिस्तान का। तो तुर्कमेनिस्तान को अगर आप दुनिया का बोले सेकंड नॉर्थ कोरिया भी बोल सकते हैं। अब बोले क्यों, क्योंकि यहाँ भी रूल रेगुलेशन सेम है और पब्लिक के साथ भी, क्योंकि यहाँ भी एक डिक्टेटर हुकूमत करते हैं, और साथ में यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यहाँ मीडिया को फ्रीडम नहीं है आपको गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने के लिए। और अगर हम देखें तो आपने एक बार कभी आपने वीडियो देखा हो जिसमें लिखा था गेट ऑफ हेल के बारे में, दोज़ख का दरवाज़ा। अगर हो सके मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा, तो इसमें यहीं आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में गेट ऑफ हेल। उसके बाद हम देखते हैं ताजिकिस्तान इन सब में छोटा कंट्री है। अगर इसकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 60 लाख की आबादी है। ये भी कुछ अराउंड 2020 या 29 का रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये यहाँ का सबसे छोटा कंट्री है, साथ में यहाँ की आबादी भी सबसे कम है, क्योंकि और आपको एक चीज़ बता रहा था भूल गया मैं, तो उज़्बेकिस्तान की पॉपुलेशन भी 60 लाख के आसपास है। किर्गिस्तान की पॉपुलेशन भी अराउंड 50 लाख के आसपास है, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला उज़्बेकिस्तान है जो 3 करोड़ की आबादी है। तो अगर हम देखें ताजिकिस्तान का, तो ये ताजिकिस्तान अपना बॉर्डर शेयर करता है किर्गिस्तान से, चाइना से, कुछ थोड़ा सा आप देख रहे हैं ये एरिया, तो ये बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान से, और थोड़ा ये अपना सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है उज़्बेकिस्तान से। तो अगर हम ताजिकिस्तान के बारे में बात करें तो ये ताजिकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान से दोनों से इनका रिलेशनशिप अच्छा है ताजिकिस्तान का। अगर हम इंडिया के साइड से देखें तो इंडिया का तो एयरफोर्स या एयर बेस देखें तो वो इन 5 कंट्री में ताजिकिस्तान के अंदर है। और अगर इन देखें क्योंकि ताजिकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से इसके रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और अगर हम देखें कि इन सब के बारे में, तो यहाँ कि अब नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ बहुत है। अगर सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अगर देखें नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल, तो आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में, और सबसे अमीर भी तुर्कमेनिस्तान ही इन 5 कंट्री में। तो अगर हम सेंट्रल एशिया की कंट्रियों की अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर कुछ रशिया से क्लोज़ है, और अगर हम देखें तो ये इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ईरान से भी क्लोज़ है। भाई इनका किससे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा अभी तक। बट अगर हम ताजिकिस्तान की बात करें, स्पेशल ताजिकिस्तान के बारे में, तो इसका कुछ लैंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के साथ, जैसे कि इंडिया और
चाइना का चला था, सेम वैसे ही इनका। उसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इन देशों की जीडीपी की बात करें तो इन देशों के पांचों कंट्री के मिला के जीडीपी $500 बिलियन टच करता है, जिसमें 30% जो जीडीपी आता है वो सिर्फ तुर्कमेनिस्तान से आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान सबसे अमीर और रिचेस्ट कंट्री इन पांचों में से, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स भी नेचुरल गैस इसके पास सबसे ज़्यादा है। उसके साथ साथ ये इसके पास क्रूड ऑयल भी है। तो ये क्रूड ऑयल कंट्रियों में जैसे ओपेक का मेंबर तो नहीं है भाई, क्रूड पेट्रोलियम कंट्री में इसका नाम आता है। तो अगर हम बात करें कैप्टन सी के बारे में, तो ये एक ऐसा लेक है दुनिया का कि ये इसके पास नेचुरल गैस भी है और क्रूड ऑयल मिलेगा। जैसे कि ये अज़रबैजान जो 97% डिपेंड है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर, और इसका जो रिफाइनिंग प्लांट है वो सब इधर ही है, आपको मिलेगा कैप्टन सी में। और वही चीज़ तुर्कमेनिस्तान का भी है कि वो भी यहीं से अपना नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल निकालता है, रिफ़ाइन करता है और बाद में फिर एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप देखें तो यह चाइना भी, ईरान भी ऐसा ही कंट्री है जो इसके पास नेचुरल गैस भी है और मिनरल भी बहुत सारे हैं। तो ये रिचेस्ट कंट्री जिसमें है। अगर हम इनके, क्योंकि अगर टूरिज़्म के बारे में बात करें तो यहाँ टूरिज़्म बहुत कम है, बहुत ही कम है। अगर हम देखें तो यहाँ हर साल में लगभग 9% से भी कम टूरिस्ट आते हैं इन पांचों कंट्री में घूमने के लिए। मगर ये कंट्री अगर आप घूमेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है क्लाइमेट उसके हिसाब से। मगर यहाँ टूरिज़्म बहुत कम है, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने भी इनको फंडिंग करने लगे कि आप अपने टूरिज़्म को बूस्ट कीजिए। तो कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को स्पेशली इनको फंडिंग मिलता है यूनाइटेड नेशन से कि आपको अपना टूरिज़्म को बूस्ट करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप इनके कल्चर के देखें यहाँ, तो अगर यहाँ मोर देन 80% लोग यहाँ एजुकेटेड है, 80% ज़्यादा यहाँ एजुकेटेड है। तो ये एक ऐसा कंट्री है जो कोई कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता नहीं है, कोई लड़ाई में पड़ता नहीं है, किसके क्या हो रहा है कुछ नहीं। एक साइड पे समझ सकते हैं कि दुनिया से थोड़ा बाहर है, मगर ये भी समझ सकते हैं कि ये दुनिया का इसको एक सेंट्रल एशिया का बैकबोन भी समझ सकते हैं आप। क्योंकि अगर बाई चांस कोई कल रशिया अगर यहाँ हमला कर रहा है तो पहले उनको इस एरिया से गुजरना पड़ेगा। वैसे तो ये नामुमकिन है, क्योंकि रशिया और कज़ाकिस्तान दोनों इतने क्लोज कंट्री है कि इनकी अगर आपको यहाँ से जाना है इधर आपको रशिया से, तो वो ट्रेन यहाँ से होके ऐसे जाएगी कज़ाकिस्तान के अंदर से होके, क्योंकि इनने कज़ाकिस्तान ने परमिशन दिया रशिया को कि आप अपने ट्रेन को हमारे बॉर्डर से लेके जा सकते हैं या अंदर से परमिट लेके जा सकते हैं, जिससे इसके साथ साथ कज़ाकिस्तान के भी टूरिज़्म बढ़ सकता है कि पब्लिक आएगी यहाँ घूमेगी। तो ये था सेंट्रल एशिया के बारे में, और अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ वो है साउथ एशिया के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको मेरा। तो आज के लिए इतना ही।